తెలియదు ఈ విషయం. కాబట్టి ఆ విషయాలు డాక్టర్ జిగ్నేష్ గారు 2 నిమిషాల్లో, ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా 2 నిమిషాల్లో వారు వివరించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. मंच पर बैठे, मैं हिंदी में बोलूँगा शायद. सो मंच पर बैठे सभी साधुगण, सन्यासीगण, जितने भी गौ सेवक हैं, गौ रक्षक हैं और गौ पालक हैं, और सभी लोगों को जो गौ सेवा में जुड़े हुए हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 के पहले गौ माता के लिए कोई भी प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं था. सो 2016 से लेकर 2019 के बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कामधेनु आयोग का गठन किया, और उस कामधेनु आयोग के गठन के बाद उन्होंने 5 अलग अलग तरह के जियो पास किए हैं. ये जियो पूरे भारत देश के जितने भी स्टेट हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, उन सबके ऊपर एक साथ एप्लीकेबल है. ये सारे जियो बीजेपी रूल स्टेट में तो इन टोटो, यानी कह सकते हैं आप 100% इंप्लीमेंट होते हैं, लेकिन जहां जहां नॉन बीजेपी रूल स्टेट है वहां पर ये इंप्लीमेंट नहीं होते हैं. उस 5 जियो में से एक जियो है बकरी ईद के संदर्भ में. 2020 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि बकरी ईद के दिन एक भी गौ माता का स्लॉटर नहीं होना चाहिए, और इसे प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 लोगों को जिम्मेदारी दी है स्टेट लेवल पर. पहला है डीजीपी, क्योंकि ये आता है होम मिनिस्ट्री के अंडर में. सो जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, चाहे एसएचओ हो या सीआई हो, ये सभी लोगों के ऊपर सबसे ऊपर डीजी होते हैं. सो डीजीपी इज अ फर्स्ट मैन टू एक्ट. जब भी कभी इलीगल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है या इलीगल स्लॉटरिंग हो रहा है तो सबसे पहले जिम्मेदारी है डीजीपी की. दूसरा है कि आज एनिमल हस्बेंड्री बोर्ड, मतलब जैसे मैंने कहा कि 2014 के पहले गौ माता को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर नहीं लिया गया था. टाइगर था, लायन था, लेपर्ड थे, लेकिन गौ माता नहीं था. लेकिन 2019 के बाद गौ माता भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एनिमल हस्बेंड्री बोर्ड का हिस्सा है. इस वजह से बहुत सारे स्टेट के अंदर गौ माता के रख रखाव के लिए पर डे के हिसाब से कहीं 30 रुपीज, कहीं 45 रुपीज, कहीं 60 रुपीज, गोवा के अंदर सबसे ज्यादा दिया जाता है 150 रुपए पर डे के हिसाब से. सो ये सारे प्रोविजंस हो चुके हैं जिसके बारे में बहुत सारे गौ सेवक और बहुत सारे गौ पालकों को नहीं पता है. सो मुझे लगता है कि इस बार चूंकि अभी 17 जून को बकरीद आ रही है, तो हम सबका सामूहिक दायित्व ये है कि इस बकरी ईद के ऊपर पूरे तेलंगाना में एक भी गौ माता की हत्या न हो. चूंकि सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ऑर्डर है, तो स्टेट गवर्नमेंट में इंप्लीमेंट करने के लिए जो 3 लोग रिस्पॉन्सिबल है, आफ्टर डीजीपी द सेकंड पर्सन रिस्पॉन्सिबल इज एनिमल हस्बेंड्री बोर्ड डायरेक्टर. एनिमल हस्बेंड्री बोर्ड डायरेक्टर के अंदर में 4 लोग आते हैं, और उन 4 लोगों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर गौ माता, सिर्फ गौ माता ही नहीं, उन्होंने एनिमल हस्बेंड्री के बोर्ड में 5 तरह की फ्रीडम दी है. फ्रीडम फ्रॉम हंगर यानी भूख, फ्रीडम फ्रॉम थर्स्ट एंड फ्रीडम फ्रॉम थर्मल डिस्कम्फर्ट. किसी भी तरह का पेन, किसी भी तरह का दर्द, किसी भी तरह की तकलीफ गौ माता को नहीं होनी चाहिए, ये देखने का भी जिम्मा एनिमल हस्बेंड्री बोर्ड का है. सो इसलिए एनिमल हस्बेंड्री बोर्ड के जो डायरेक्टर हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि अगर किसी भी गौ माता को जरा सा भी डिस्कम्फर्ट होता है तो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर इज एनिमल हस्बेंड्री बोर्ड डायरेक्टर. और तीसरा, अगर ये दोनों प्रॉपरली काम नहीं करते हैं तो इन दोनों के ऊपर तीसरा जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो है चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, जो डायरेक्ट सीएम साहब के अंडर में काम करते हैं, जिनके अंडर में एनिमल हस्बेंड्री बोर्ड का जिम्मा है. यानी कि अगर आपकी बात डीजीपी नहीं सुनते हैं, अगर आपकी बात एनिमल हस्बेंड्री बोर्ड के डायरेक्टर नहीं सुनते हैं, तो उसके बाद आपके पास चारा है कि आप डायरेक्ट चीफ सेक्रेटरी को फोन करें. तो हमें सिर्फ ये करना है कि इन तीनों डिपार्टमेंट से एक एक कॉन्टैक्ट नंबर ले लेना है. हम सबका एक कॉमन कॉन्टैक्ट पॉइंट होना चाहिए. जहां पर कोई भी चीज हो रही है, कहीं पर भी कुछ गलत हो रहा है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट करिए, इमीडिएटली गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दिया जाए और गवर्नमेंट इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन ले. क्योंकि हमारे पास लॉ नहीं है कि लॉ को हम अपने हाथों में ले सकें, लेकिन गवर्नमेंट ले सकती है और गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्ट कर सके, ऐसा रूल सेंट्रल गवर्नमेंट पास कर चुकी है. दूसरा विषय, हम सब लोगों को मिलकर के
एक चीज और करने की जरूरत है कि जहां कहीं भी हमें दिखता है, जैसे हमारा अक्सर ये ऑब्जर्वेशन है कि ओल्ड सिटी हो या ऐसे बहुत सारे एरिया है जहां पर बकरी ईद के पहले बाहर बकरी बांधी रहती, मतलब सॉरी गौ माता को बांधा रहता है, ठीक है। तो आप क्या करिए, उसके वीडियो ले लीजिए, उसके पिक्चर ले लीजिए और उसका मालिक कौन है ये भी आइडेंटिफाई कर लीजिए और उसके बारे में इंफॉर्मेशन पुलिस को दीजिए कि ये गौ माता बकरी ईद के बाद भी दिखाई देनी चाहिए। माता को बाहर बंद रख रहे हैं और अगर वो गौ माता बकरी ईद के बाद नहीं मिलती है तो ये उस मालिक का दायित्व है कि गौ माता कहाँ गई, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे सिंपल प्रोविजन है जिसको हम कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम जो कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसके ऊपर वो अमलीकरण करें। अमलीकरण करने का हमारा जिम्मा नहीं है, लेकिन गौ माता का एक भी गौ माता का अहित न हो ये देखने का हम सबका जिम्मा है। सो मुझे लगता है कि इस बकरी ईद के दिन अगर एक सिस्टमैटिक वे में अगर हम एक प्लानिंग करें, मैं मानता हूं कि बहुत सारे यहाँ के ऑफिसर हैं जो इसके ऊपर काम करना नहीं चाहते हैं, बहुत सारे प्रेशर होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है ये कोई डेमोक्रेसी के अंदर ऑफिसर अपने मन मुताबिक काम नहीं कर सकता, वो लॉ के हिसाब से काम करता है। और चूंकि लॉ गौ माता की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है उसके लिए हमें काम करना चाहिए, ये मेरा नम्र निवेदन है। दूसरा एक विषय ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 के बाद उनकी, जैसे अभी एक हमारे नेताजी बता रहे थे जो रक्षक हैं कि इनका ये आर्ग्यूमेंट है कि हम गौ माता को बेचते हैं तभी तो ये लोग खरीदते हैं। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि अब हम लोगों को गौ सेवा या गौ रक्षा की जगह गौ पालन और गौ संवर्धन की तरफ जाना चाहिए। अगर हम 1975 के पहले की बात करें, यानी 1960s के आसपास की, हम सबके घरों के अंदर गौ माताएं होती थी। एक जमाने में गौ धन कहा जाता था, गौ माता नहीं कही जाती, गौ धन कहा जाता था, यानी जिसके पास जितनी गौ माता है उतना ज्यादा वो रिच होता था। अब हमें लगता है हमें वापस उस परिप्रेक्ष्य की तरफ जाना पड़ेगा और इस प्रकार न सिर्फ हमें गौ माता को बचाना है लेकिन गौ माता का संवर्धन भी करना है। तो इसकी शुरुआत हम इस बकरीद से शुरू करें। धन्यवाद। जय गौ माता। नमस्ते डॉक्टर साहब।